आज मैं आपको सर्कुलर गवर्नमेंट का जो न्यू आया है, गवर्नमेंट का डिसीजन आई मीन सर्कुलर, वो शासन का निर्णय बताऊंगा जो स्पेशली फॉर डीएड बीएड कैंडिडेट के लिए है। इंशाल्लाह सबसे पहले हम कंप्यूटर पॉइंट पे आते हैं, सारी चीज़ समझते हैं ताकि आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए। या गवर्नमेंट 23 सितंबर 2024 को कौन सा सर्कुलर दिया है, कौन सा डिसीजन दिया है, तो इंशाल्लाह सबसे पहले हम समझाने का हमारा मेथड स्टार्ट से होता है, एंड तक आपको इंशाल्लाह पूरे ही समझा दूंगा। तो उसके बाद में आप सोचिए क्या किसकी तरफ से आप बात करनी है, क्या राइट्स है आपके, सारी चीज़ें इंशाल्लाह इस वीडियो में कवर करके दे दूंगा। क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, क्या सारी चीज़ें हो सकती है इन फ्यूचर्स। सबसे पहले इन्होंने जो फर्स्ट में बताया है यहाँ पर, ये जो स्टार्ट का जो रहता है ये बहुत ज़्यादा समरी रहती है, पूरी जीआर का मतलब निचोड़ जिसे कहते हैं, आपको पूरी पिक्चर यहाँ से पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। इनका मकसद ही ऐसा है, जो 10 और 10 से पक्ष कमी संख्या पर संख्या वाले जो शालाद स्कूलें हैं, जिन मतलब जो 10 है 10 से कमी वाले जो पर संख्या जहाँ पर स्कूलों की है, तो वहाँ डीएड बीएड कैंडिडेट को मतलब तो रिक्वायरमेंट कर देंगे। लेकिन कौन सी बेसिस पर करेंगे हम, इन्होंने लिखा है कंट्राटी बेसिस पर करेंगे। कंट्राटी बेसिस को कहते हैं हम इंग्लिश में कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, समझ रहे हो, इसे कहते हैं। कंट्राटी का वर्ड यूज़ करा है इन्होंने। कंट्राटी का मतलब होता है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस का और अच्छी से इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन है, तर्जुमा है, वह टेम्पररी पोस्ट पर लेंगे आपको, जो भी मतलब 1 साल के लिए लेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है पूरे जीआर के अंदर। ये यहाँ तक आप समझ में कौन से कैंडिडेट को लेंगे, डीएड बीएड कैंडिडेट को लेंगे, ओके। ऐसा मतलब जीआर में बोला गया है। ये मतलब ये जीआर जो है इसको तरमीम करके पेश किया गया है। तरमीम मतलब इसको अमेंडमेंट किया गया है इसको। इससे पहले जीआर जो आया था, इससे पहले इन्होंने जो दिया था 8/9/24 को ये जीआर, तो उन्होंने ओनली फॉर रिटायरमेंट के लिए दिया था, जो टीचर रिटायरमेंट उन्हीं के लिए। लेकिन अब उन्होंने कहा डीएड बीएड बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, अब उनको अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, ओके। ये जीआर का मतलब कि प्रस्तावना इंट्रोडक्शन में है बात, समझते हैं बात को, अब कहाँ से शुरू करते हैं, ओके। मैं आपको जीआर पढ़ना और जीआर किस तरह से रीड किया जाता है, जीआर में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो इंशाल्लाह ट्रांसलेट करेंगे। मैंने ऑलरेडी मराठी में पढ़ चुका है, तो दोबारा मराठी पढ़ के आपको ट्रांसलेट नहीं करूँगा, डायरेक्ट मतलब आपको हिंदी उर्दू में करके आपको बता दूंगा, ओके। ये महाराष्ट्र शासन का जीआर है, जो स्टार्टिंग दिख रहा है आपको लिखा हुआ, देख लीजिए ये। फिर बाद में ये एड्रेस है और कौन सी डेट को आया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। कोई भी चीज़ अगर कोई बोल रहा है तो उसका याद रखिए, डेट कौन सा बोल रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ओके। डेट देखिए, अभी जस्ट डेट आया है, जैसे कि आज की तारीख या 23 सितंबर 2024 का है, ओके। और आज की जो डेट है हमारे पास में, मैंने 25 तारीख को बना रहा हूँ, 2 दिन पहले इसका ये आया है प्रस्तावना NAI, ओके। इसके बाद में ये वाचा मतलब कि किस किस को मतलब कि इन्होंने इससे पहले किया था, रीड किया था, किस किस को इससे पहले हुआ था, वाचा मतलब रीड, ओके। प्रस्तावना इंट्रोडक्शन क्या क्या, इंट्रोडक्शन में आपको यहाँ से यहाँ तक पढ़ के बता देता हूँ, समझा भी देता हूँ। हमारा ये चलेगा, ये ओके। इतना मैं आपको कवर करके देता हूँ, इसमें क्या बात रखी गई है, ओके। स्टार्ट में इन्होंने कहा 10 से 10 से कम के की जो स्कूलें थी, तो हमने नियुक्ति के लिए जो स्टार्ट में हमने प्रस्ताव रखा गया था, इससे पहले का जो जीआर था आई मीन 5/9/2024 का, तो हमने कहा था क्या रिटायरमेंट टीचरों को हम नियुक्ति करेंगे, ओके। लेकिन उसके बाद में उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया कि इतने सारे टीचर तो रिटायरमेंट नहीं मिल पाएंगे हमको, तो इससे बेहतर है क्या जो स्टेट के अंदर आई मीन आपकी रियासत में है, आपकी जो महाराष्ट्र स्टेट में है, बहुत ज़्यादा डीएड बीएड अनएम्प्लॉयमेंट कैंडिडेट है बहुत सारा, तो उनको ही मौका दिया जाए। और रिटायरमेंट और टीचरों को मतलब कि छोड़ दिया गया है इस ताल्लुक से। ये बात हकीकत है कि रिटायरमेंट टीचर है, उसके बाद में कहाँ पढ़ाने जाएंगा, वो तो बेचा थक जाते हैं, तो ये बात तो ख़त्म कर दी गई, ओके। बस उन्होंने लिखा है कि अब जो स्टेट के अंदर है आपके, जो भी स्टेट है आपकी महाराष्ट्र स्टेट के अंदर जितने डीएड बीएड अनएम्प्लॉयमेंट है कैंडिडेट है, तो उन्हीं को मौका दिया जाएगा, ओके। और उसका अपॉइंटमेंट जो है स्कूल में किया जाएगा। कौन सी स्कूल में किया जाएगा, जिसकी पद संख्या 10 से कम हो रही है, स्कूल की स्टूडेंट की जो क्षमता 10 से कम के रहेंगी उनको, ओके। ये शासन ने पेश किया गया है, डीएड बीएड को एक अपॉर्चुनिटी दी गई है, ये बात की गई है पहले प्रस्ताव के अंदर, इंट्रोडक्शन के अंदर। अब शासन निर्णय क्या आया इससे पहले आप समझ लीजिए। आप इन्होंने बताया है शासन निर्णय की जो स्टार्टिंग की जो लाइनें हैं, सबसे पहले की बात बता देता हूँ मैं आपको।
ये जो हमारी स्टार्टिंग है, इन्होंने बताया है कि 5/9/2024 को हमने जो मतलब सर्कुलर दिया था, जो 20 या 20 से ज़्यादा जो कैंडिडेट अगर इन्वायरमेंट होते हैं, परिसंख्या होती है, तो उन लोगों को हमने रिटायरमेंट का दिया था। लेकिन अब उन्होंने अब अपॉर्चुनिटी किसको दिया है, D.Ed B.Ed कैंडिडेट को दिया है, ऐसा उन्होंने 5/9/2024 को बताया था। ओके, इससे पहले तो उन्होंने अब मतलब कि जो न्यू GR के मुताबिक 10 या 10 से कम वालों को अपॉर्चुनिटी दिया, 20 और 20 का तो ख़त्म कर दिया गया। ये बात रखी गई है। ओके, ये समझ लीजिए आप। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि अगर 15 होते हैं, 10 12 होते हैं, 10 से ऊपर जो होते हैं कि 12 15 एमईस, मेरे को ऐसा लगता है कि ये अनएम्प्लॉयमेंट टीचर को ही मतलब कि एम्प्लॉयमेंट देंगे। और अब दूसरा एक क्वेश्चन आपके जहन में ये आ रहा होगा, सर ये लोग परमानेंट भर्ती क्यों नहीं करना चाहते? एक रास्ता खुल चुका है गवर्नमेंट को, क्या अब गवर्नमेंट चाहती है कि किसी भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पूरी कर दिया जाए, ये बात रखी जा रही है। अब आप पर डिपेंड है किसका आप अपोज करेंगे, राइट जी आप पर है। अब दो बातें हैं इसके अंदर, इंशाल्लाह मैं पूरी GR में इंशाल्लाह कवर कर दूंगा। पहली कि अपॉर्चुनिटी किसको मिल रही है, दूसरी कि अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिल रही है और क्या प्रॉब्लम आ सकता है इन फ्यूचर्स। ओके, आप मेरे को एंड तक वीडियो देखिए ताकि मैं एक एक बात पॉइंट क्लियर कर दूँ। पहला पॉइंट आपको मैंने क्लियर कर दिया हो कि अनएम्प्लॉयमेंट को वो मौका दे रहे हैं, लेकिन बट कौन सा दे रहे हैं, आपका डिसएडवांटेज टेम्पररी पोस्ट दे रहे हैं, जहाँ पर परमानेंट पोस्ट आपको लगना चाहिए था, लेकिन वो टेम्पररी पोस्ट दे रहे हैं, ये आपका ड्रॉबैक है। लेकिन आपका बेनिफिट ये है कि आपको एक अनएम्प्लॉयमेंट है, जो कॉन्वेंट में 5-10 हज़ार रुपये पेमेंट मिलती है, 15,000 पेमेंट देंगे आपको, ये ऐसा समथिंग कहा गया है, ये बेनिफिट है। मैं तो एक्चुअल में GR आपको समझा रहा हूँ, ना कि मैं किसी का मैं एज आ एडवोकेट हूँ तो उसके नाते से आपको हर चीज़ क्लियर कर रहा हूँ। ओके, क्योंकि ये GR समझने के बाद में आपका राइट्स है, क्या आपका हक है कि आप इसका अपोज करें या तो आपका इसका आप उसका मतलब वेलकम करिए, आप पर डिपेंड है। क्योंकि मैं आपके राइट्स पर ही कायम रहूँगा। ओके, मेरा काम है आपको पूरी बात बता देना, आपका मुद्दा मेरा पूरा प्रस्ताव रख देना कि आप इस पर डिपेंड हैं क्या कर सकते हैं। ओके, समझने के बाद ही आप सब हर चीज़ समझोगे। अब हमने पहला पॉइंट समझ लिया है, अब हमारा दूसरा पॉइंट समझ लीजिए आप। देखिए दूसरे पॉइंट में क्या बात क्लियर की गई है, मैं बता देता हूँ मैं आपको। दूसरे पॉइंट में क्या ये बात बार बार मतलब कि GR में एक बात रहती है कि वो पूरे GR में सर्कुलर जो रहता है वो पूरा क्लियर करते हुए जाता है, एक एक बात को दोबारा रिपीट करता है ताकि पूरी बात उनकी बात समझ में आ जाए। ये GR ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये बस समझ लीजिए। GR में ये बात रखी गई है कि 10 या 10 से अपेक्षा कमी वाले स्कूलों को मतलब कि हम D.Ed B.Ed स्टूडेंट को मतलब कैंडिडेट को मौका देंगे, ये बात रखी गई है। ऐसी पोस्ट D.Ed B.Ed अनएम्प्लॉयमेंट को मौका देंगे। ओके, ये बात रखी गई है। और इसका जो पूरे परमान्य वहीद करना है, यहाँ जो नीचे तरदूद किया गया है, जो अमेंडमेंट किया गया है, जो मतलब कि किया गया है, तो नीचे दिया गया है प्रोविजन, जो जनरल प्रोविजन इन दिस रिगार्ड, जो भी जनरल प्रोविजन है, तो इसके मुताबिक मतलब कि बताया गया है 1 by 1। अब मैं आपको समझा देता हूँ। पहले इसमें क्या आ गया, दूसरे पॉइंट में क्या क्या बात की गई है। पहले पॉइंट में इनका ये पॉइंट है, इजी पॉइंट है। नियुक्ति से के लिए जो भी किमान कमाल वायर मददा लागू रही, यानी इन्होंने बोला नियुक्ति साठी शासन नियमानुसार किमान वो कमाल वायर मतलब इसमें लिखा है मिनिमम और मैक्सिमम एज को हम काउंट करेंगे। अब मिनिमम और मैक्सिमम एज आपका जब भी मतलब कि नोटिफिकेशन आएगा जॉब का, तो इसमें बताया जाएगा कौन सी एज काउंट करती है ओपन की। जैसे कि अभी फिलहाल की कंडीशन में जो लास्ट एज है 38 है और रिजर्व कैटेगरी 43 है। तो अब इसमें देखते हैं मैक्सिमम का मतलब क्या लेते हैं। मैक्सिमम का मतलब हो सकता है ज़्यादा का भी मतलब काउंटेबल कर ले, क्योंकि ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जॉब है, हो सकता है ज़्यादा पर कर सकते हैं, ये ऐसा हो सकता है, मे भी पॉसिबल है। वैसे तो सबकी एज पता ही है 38 और 43 है। ओके, 38 किसके लिए, ओपन के लिए, रिजर्व कैटेगरी के लिए 43 है, और इससे ज़्यादा काउंट करते हैं तो डिपेंड है। लेकिन एक ही साल का मतलब कि अपॉर्चुनिटी देने वाले तो इसका ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो तो सरकार पर डिपेंड है। अब दूसरा पॉइंट में क्या समझते हैं आप बात को, ये हमारा दूसरा पॉइंट आप समझते हैं यहाँ से यहाँ तक। आपके तीसरे पॉइंट में ये बात क्लियर कर दी गई है, जो D.Ed B.Ed अनएम्प्लॉयमेंट कैंडिडेट है उनको कोई तरह का राइट्स नहीं मिलेगा। नंबर 2, कोई तरह का एंटाइटलमेंट सर्विस नहीं करेंगी, कोई तरह का अपना एंटाइटलमेंट, इसका मतलब ये होता है क्या कोई तरह का अपने आप को परमानेंट टीचर नहीं बोलेंगे हूँ। नंबर 2, कोई तरह का अपने आप को जब ये नहीं सोचेंगे जैसे कि कोई वैकेंसी निकलती है तो काम उसमें ट्रांसफ़र हो जाए, नहीं वो भी नहीं हो पाएगा। आपको इन शॉर्ट आपको कोई तरह का हक नहीं मिलेगा, जैसे कि कोई परमानेंट टीचर होता है वैसा कोई भी तरह का आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर रहोगे, अब कोई तरह का आप क्लेम नहीं करोगे, ये बात आप समझ लीजिए। ओके, ये तीसरे पॉइंट में रखी गई है। कोई तरह का आपको राइट्स और एंटाइटलमेंट नहीं मिलेगा, आई मीन को कोई तरह की पोस्टिंग नहीं मिलने वाली है आपको।
आपको सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस टीचर है, आप उस सूरत के अंदर रखे गए कि कॉन्ट्रैक्ट पर है, बच्चों की संख्या कम हो चुकी है, इसलिए आपको रखा गया है। आपको हम कभी भी टर्मिनेट कर सकते हैं, कोई तरह का वो नहीं रखेंगे आपको। ये तीसरे पॉइंट में रखी गई बात। ओके, हो सकता है कभी भी आपको टर्मिनेट कर दे, अगर आपका मतलब कि व्यवहार मीन्स आपका बिहेवियर अगर अनफिट लगा तो आपको वो टर्मिनेट कर सकते हैं। इस कंडीशन के अंदर कोई तरह का मतलब कि आपकी एक्सक्यूज पेश नहीं किया जाएगा। ये बात की गई कि वो परमानेंट नहीं है, इसलिए नंबर चौथा पॉइंट वो दीजिए है ज़्यादा टेंशन। 15,000 रुपये आपको मतलब कि महीना मिलेगा, 15,000 रुपये जो भी है आपको। अब 15,000 रुपये बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा रकम नज़र आती है। कौन से लोगों को रकम ज़्यादा आती है? जो लोग 5,000 रुपये में का वर्क कर रहे हैं, 10,000 में वर्क कर रहे हैं, परमानेंट जो स्कूल के अंदर वर्क कर रहे हैं, जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हैं। क्योंकि कॉन्वेंट स्कूल में ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, देखा हूँ, बहुत ज़्यादा वर्कलोड होने की वजह से हो सकता है उनको वर्कलोड ज़्यादा दिखे। और इधर जिला परिषद में, महानगर पालिका में, नगर पालिका में और जो भी स्कूल से रहेंगे आपको जो दी जाएंगी, इसमें जो भी स्कूल का नाम दिया मैंने, जिला परिषद, महानगर पालिका, नगर पालिका, जो भी गवर्नमेंट स्कूल से स्कूल लोड कम होता है बनस्बत कॉन्वेंट स्कूल की। अब दूसरी बात है ये मतलब इनका इजी वर्किंग होता है तो उन लोगों को तो कम ही दिखेगा। ओके, वर्कलोड और पेमेंट उनको ज़्यादा दिखने वाली है, तो 15,000 रुपये ज़्यादा दिखेंगी। तो इस वजह से हो सकता है आपको ऐसे लोग वेलकम करें। ये भी आप क्लियर आप समझ लीजिए। बहुत सारे अब कौन से लोग मतलब कि वेलकम नहीं करेंगे, जिसका अपोज करेंगे, ऐसे लोग जो जिनके पास एज है। दूसरी बात है नंबर 2, एज वाले लोग जिनके पास जितना 25 है, 30 है, जिनकी एज है, तो बोलेंगे हमारे पास टाइम है। गवर्नमेंट ने एक ऐसा जीआर पेश करना चाहिए, परमानेंट के लिए देना चाहिए था, ताकि लोग परमानेंट लगे। ओके, ऑलरेडी जिनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर चलाने की, सारी चीज़ें करने की, जिनके 10,000 में अभी गुजारा चल रहा है, लेकिन उनको गवर्नमेंट 15,000 के दे रही है पेमेंट, तो बोलेंगे अब हम उसका अपोज नहीं कर सकते, हम जो है वो ले लेते। जैसे कि जिसको 1 रोटी मिल रही है सुखी रुकी, तो अगर 2 रोटी मिल जाए तो वेलकम करेगा। अब बहुत सारे जो परमानेंट टीचर है वो इस बात का अपोज कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि वो अपोज इस वजह से करना चाहिए उन्होंने, क्या उनको अच्छी खासी पेमेंट, उनको पता है कि हमको 80,000 60,000 जो पेमेंट है वो अच्छी पेमेंट मिल रही है, और उसी जगह पर एक टीचर आ रहा है 15,000 बेचारा तो कम पर आ रहा है, तो उससे ताल्लुक से वो कहेंगे कि आप इसका अपोज कीजिए। ऐसा हो सकता है, ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट का डिसीजन है वो डिसीजन है। ओके, आप चाहे इसका अपोज करें या ना करें, ये आप पर डिपेंड है। ये मैं आपको चीज़ क्लियर कर दिया हूँ मैंने। ओके, अब आती है बात नेक्स्ट। मैं इंशाल्लाह हर पॉइंट को क्लियर करते चली जाऊंगा आपका कि वैकेंसी जब निकलेंगी तो क्या होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट वैकेंसी क्या होंगी, निकलती है तो इसका असर कहाँ पर होगा और क्या हो सकता है। अब हमारा पॉइंट चल रहा है 5वां, 4था हो चुका है, 5वां चल रहा पॉइंट हमारा। आपको 12 हॉलीडे 12 छुट्टियाँ मिलेंगी आपको, और इससे ज़्यादा लेते हैं तो कोई तरह का आपकी पेमेंट कट जाएंगी, ऐसा उन्होंने लिखा है। और दूसरा विदाउट पे आपको रहना पड़ेगा। ओके, अब दूसरी बात ये लिखी, जब प्रति माह आपको 15,000 मिलेगा, कोई मतलब कि लाभ एक तक नहीं है, कोई तरीके का लाभ आपको नहीं मिलेगा। इन्होंने सब बात करा है, 15,000 फिक्स पेमेंट है आपकी, कोई तरह का नहीं। दूसरी बात ये रखी गई कि आपको 12 छुट्टियाँ दी जाएंगी, और ज़्यादा छुट्टियाँ लेते हैं तो आपको पेमेंट नहीं दी जाएंगी, आप विदाउट पे आपको वर्क करना होगा। ओके, अब आता है हमारा छठा पॉइंट बड़ा आपके लिए हानिकारक भी हो सकता है, और थोड़ा सा ये भी है। इसमें लिखा है कौन सा ही परिषद के अधिकार रह सकती है। इसमें लिखा है देयर विल बी नो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। इसमें ऐसा है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, कोई तरह की आपको एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी नहीं दी जाएंगी। अथॉरिटी से मुराद आप सोच रहे हैं क्या अथॉरिटी नहीं दी जाएंगी, जैसे कि एचएम होता है, जैसे कि आप असिस्टेंट टीचर हो, असिस्टेंट टीचर के बाद में वो एचएम बन जाता है, इंचार्ज बन जाता है। वो अथॉरिटी आपको नहीं दी जाएंगी, आपको कॉन्ट्रेक्चुअली समझा जाएगा, आपको टेम्परेरी समझा जाएगा, आपको कोई तरह की अथॉरिटी नहीं दी जाएंगी, और बहुत सारी पोस्टिंग भी नहीं दी जाएंगी। ये हो रहा है। ओके, यानी परमानेंट कोई तरह का आपको नहीं समझा जाएगा। शॉर्ट में समझ लीजिए आप जुमले का मतलब। 7वां पॉइंट समझते हैं हम। देखिए, पूरा जीआर समझ लीजिए, क्योंकि जीआर ऐसी चीज़ होती है ताकि आपको हर जीआर समझने के लिए, जब वैकेंसी निकलेंगी तो आप पूरा जीआर समझ में रहेगा, तो आप अच्छी समझ पाएंगे वैकेंसी फिलअप पर आपने जॉब करना है या नहीं करना। क्योंकि बहुत सारे एजेंट लोग आएंगे आपके पास में और बोलेंगे ये 15,000 आज गवर्नमेंट दे रही है, कल आपको मतलब परमानेंट कर देंगे, हो सकता है आपसे पैसा लूट ले। अगर आपको जीआर पता नहीं होगा तो आप पैसे दे भी सकते हैं एजेंट लोगों को नॉमिनेशन के नाम से। इससे बेहतर अगर आप जीआर पता रहेगा तो आप बोलेंगे नहीं, तो जीआर हमने ऑलरेडी सर ने हमको समझा चुके थे बेहतरीन अंदाज के अंदर, हर चीज़ क्लियर की थी। जीआर में परमानेंट का वर्ड ही इस्तेमाल नहीं किया गया, तो हम कहाँ से परमानेंट होंगे। तो इसके लिए आप बच जाओगे, उस शक्ल में भी बच जाएंगे, क्योंकि जब वैकेंसी निकलती है तो बहुत सारे एजेंट लोग घूमते हैं और आपको बोलते हैं हम लगा लेंगे, इतने पैसे दो उतने पैसे दो। हो सकता है इस कंडीशन में आप फंस जाए। तो इससे बेहतर अगर आपको जीआर पता रहेगा तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल नहीं दे सकते, क्योंकि जीआर के मुताबिक ये वैकेंसी परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी वैकेंसी के लिए पैसे नहीं दे सकते हम।
ये बात भी क्लियर समझ लीजिए आप। अब आते हैं हम पॉइंट नंबर 7 पर। पॉइंट नंबर 7 में जो जिला परिषद है, जो भी आपका एग्रीमेंट किया जाएगा, साइन किया जाएगा, तो उन्होंने कहा जिला परिषद की अंडरटेकिंग किया जाएगा आपका, और उसका जो ऑफिसर रहेगा प्राइमरी ऑफिसर रहेगा, ये बात रखी गई है। ओके, आपका एक एग्रीमेंट किया जाएगा आपके साथ में। एग्रीमेंट क्या किया जाएगा, मैं इंशाल्लाह इसमें आपको क्लियर कर दूंगा एग्रीमेंट क्या रहेगा आपका, आप टेंशन मत लीजिए। ओके, लेकिन किसके पास किया जाएगा, जिला परिषद में। जिला परिषद में कौन सा ऑफिसर, प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर जो होगा उसके पास में किया जाएगा। अब आता है हमारा 8वां पॉइंट। 8वां पॉइंट में वही बात रखी गई है, बांध पत्र और हमी पत्र। इसका मतलब क्या होता है, आप समझ लीजिए, क्या बॉन्ड और गारंटी, आपको दो चीज़ देनी होंगी, बॉन्ड देना होगा और गारंटी देनी होगी कि हम परमानेंट, हम कोई तरह की जॉब क्लेम नहीं करेंगे, इस तरह से गारंटी देंगे। आप समझते हैं इसमें जो एज इट इज क्या बात रखी गई है, बात को मैं आप क्लियर कर देता हूँ मैं आपको। आज मैं आपको जो पॉइंट्स मतलब क्लियर करने वाला हूँ, ये पॉइंट आपको उस टाइम याद आएगा जब आपका अगर मतलब ये इसकी वैकेंसी निकलती है, और जब आपका परमानेंट अपॉइंटमेंट हो जाएगा, आई मीन से सॉरी, मतलब जब आपका अपॉइंटमेंट होगा टेम्परेरी या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर, तो ये आपको चीज़ करनी होंगी। आपको मेरे उस टाइम ये बात याद आएंगी कि सर ने ये बात बताए थे हमको, ये चीज़ हम लिख के दे रहे हैं। सबसे पहले आपको ये बात लिख के देनी होगी, आपको बॉन्ड खरीदना होगा 100 रुपये इसका। 100 रुपये बॉन्ड पर आप खरीदने के बाद में ये बात रखी जाएंगी कि आपको जितनी भी गवर्नमेंट की टर्म एंड कंडीशन है वो फुलफिलमेंट करनी होंगी। अगर आप फुलफिलमेंट करते हैं तो आपको हम अपॉइंटमेंट देते हैं। नंबर 2, बॉन्ड देने के बाद में आपको दूसरी कंडीशन ये पेश करनी होगी, कोई भी तरह का हम गवर्नमेंट से डिमांड नहीं करेंगे कि हम परमानेंट जॉब चाहिए, कोई तरह का हम केस नहीं दाखिल करेंगे कोर्ट में, कोई तरह का हाई कोर्ट नहीं जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, कोई तरह का हम कोर्ट में नहीं जाने वाले हैं। ओके, ये बात हमको बॉन्ड में लिख के देनी होगी, कोई तरह का हम डिमांड नहीं करेंगे परमानेंट जॉब के लिए। नंबर 2, हम कोई तरह का मतलब कि कोई तरह की कंपनी अथॉरिटी से केस नहीं करेंगे। अब उसके बाद में ये आता है कि कोई भी तरह का हम किसी पर ऑब्जेक्शन नहीं लेंगे। अगर हमारा मतलब कि टर्मिनेट कर दिया जाता है जॉब पर, तो कोई तरह का ऑब्जेक्शन नहीं लिया जाएगा, कोई तरह का हमको चूचा नहीं करेंगे। ये बात आपको बॉन्ड में लिख कर देनी होगी, कब परमानेंट आपको लगने के बाद में। ओके, बात समझ में आ रही है आपके, ये बात आपको सारी चीज़ आपको लिख के देनी होंगी। और आपका जो बॉन्ड है 11 महीने का रहेगा, आपको लिख के दूंगा कि मैं 11 महीने के लिए जॉब पर लगा हो, मैं कोई तरह का केस नहीं करूँगा, कोई तरह की मतलब डिमांड नहीं करूँगा, कोई तरह का लाभ नहीं लूँगा। और जब भी आप बोलोगे जब मैं निकल जाऊँगा खामोशी से, ये बात आपको समझनी है, ये बॉन्ड आपको लिख कर देना है। आई मीन इसे कहते हैं पैर पर कुल्हाड़ी मारना। आपके हाथ में कुल्हाड़ी दी जाएंगी, आप बोलेंगे पैर पर कुल्हाड़ी मार दो, तो आप बिंदास कुल्हाड़ी आगे बंद करके मार देंगे। इसका मतलब ये होता है। ओके, क्योंकि वैकेंसीज, अब आई बात समझ में कि ये टेम्परेरी वैकेंसीज है, सारी चीज़ आपको हाथ बांध कर लेना होता है, इसे कहते हैं। ओके, जब भी अगर ये बात एजेंट बोलता है परमानेंट लग जाएंगे, जब आप बोलेंगे ये तो हमने लिख के दिया कि हम कोई तरह का केस नहीं करेंगे, कोई तरह का परमानेंट का डिमांड नहीं करेंगे, कोई तरह का हम लाभ नहीं लेंगे, तो फिर आपको ऐसी जॉब लगेंगी। आप कैसा किस मुंह से केस हैंडल करोगे। ओके, अब मैं मेरा थोड़ा तारुफ बता देता हूँ मैंने, ताकि आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए। देखिए, मैंने एडवोकेट अलियार खान, मैं एज कैरियर काउंसिल विद सोसाइटी रजिस्ट्रेशन कंसल्टेंट हूँ। अगर किसी को सोसाइटी अगर बनाना है तो मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। सोसाइटी मतलब संस्था, एनजीओ, फाउंडेशन होता है, स्कूल कॉलेज जो ओपन करने के काम आती है। मैं इंशाल्लाह बता दूंगा कि ये चीज़ जो तरदूत होने वाला है, बच्चों की संख्या क्यों कम हो रही है, तो इंशाल्लाह इसका जरिए मैं इसी वीडियो में कवर करके देने वाला हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, नंबर 2, जो अकोला रहते हैं जिसको बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, लीगल या सर्टिफिकेट अगर कुछ लीगल एडवाइस चाहिए तो इंशाल्लाह ज़रूर मेरे ऑफिस पर आइए। गुलजापुर आरपीएस रोड मेरा ऑफिस है। आलिया मेडिकल केयर ऑफ आलिया मेडिकल है। किसी को नाम करेक्शन के ताल्लुक से कुछ एडवाइस चाहिए, गेजिट करना हो, तो आप मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। फिर बाद में बहुत सारी ऐसी वर्किंग जो सोसाइटी, एनजीओ, फाउंडेशन वगैरह के ताल्लुक से अगर कुछ पूछना हो तो आप मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन भी करना हो तो आप मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं, जो अकोला रहते हैं। ओके, अब आते हैं हम 8वें पॉइंट पर। अब ये क्वेश्चन ये उठता है कि आपने लिख के दे दिया है कि हम कोई तरह का एग्रीमेंट पर ये साइन करते हैं कि कोई तरह का डिमांड नहीं करेंगे परमानेंट जॉब के लिए। ओके, ये बात समझ लीजिए। और 9वां पॉइंट बहुत इजी है, ज़्यादा टेंशन वाला मामला नहीं है। 9वां पॉइंट के अंदर ये बात रखी गई है, जो टीचिंग आवर्स है आपके वो सेम टू सेम है जो परमानेंट टीचर के है, कोई ज़्यादा टेंशन वाला मामला नहीं। 9वां पॉइंट सेम टू सेम है। 10वां पॉइंट में क्या बात रखी गई है, इंशाल्लाह समझ लीजिए आप।
हाँ, 10वें पॉइंट में ये बात रखी गई है, जो भी इसका डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रहेगा, आई मीन जिला परिषद का एजुकेशन ऑफिसर रहेगा, तो उसी के मतलब के पास एप्लीकेशन की जाएंगी और वही उसके लिए मतलब वही उसको अपॉइंटमेंट देगा और वही उसको ऑर्डर देगा। ये बात रखी गई है। कंसर्न जो ऑफिसर रहेगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप बुल्ढाना रहते हैं, औरंगाबाद रहते हैं, औरंगाबाद का जो जिला परिषद का ऑफिसर है, प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर, उसी के हाथ में सारा मतलब की वैकेंसी रखी जाएंगी। ओके, और वही आपको अपॉइंटमेंट देगा, वही आपको डिसाइड करेगा लेना है कि नहीं लेना, ये सारी चीज़ उसी के हाथ में रहेंगी। ओके, आज का जो कंपनी अथॉरिटी कमिश्नर रहेगा वैसे। ओके, उसका जो ऊपर का ऑफिसर रहता है तो कमिश्नर रहता है। ओके, और कमिश्नर इसे नेसेसरी जो भी वैकेंसीज रहेंगी, इंस्ट्रक्शन रहेंगे, कोई भी गाइडलाइन रहेंगी, तो कमिश्नर इशू करेगा और इसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? एजुकेशन ऑफिसर करेगा। ये बात रखी गई है। उसमें कौन सा पॉइंट के अंदर बोला गया है? 11वें पॉइंट के अंदर ये बात बोला गया है, जो भी उसका कमिश्नर रहेगा वो उसको पूरा नेसेसरी इशू, जो एडिशनल गाइडेंस रहेगा, इंस्ट्रक्शन रहेंगे, किस तरह से वैकेंसी निकालना चाहिए, क्या वैकेंसी रहेंगी, कितनी ओपन की रहेंगी, कितनी सर्कुलर रहेगा, किस तरह से मतलब इंस्ट्रक्शन देना चाहिए, ये कौन तय करेगा? ये करेगा कमिश्नर। और उसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? एजुकेशन ऑफिसर, जो प्राइमरी करेगा जिला परिषद का। ये बात मतलब कि पॉइंट रखा गया है पॉइंट नंबर 11 के अंदर। ज़्यादा कुछ खास बात नहीं है। पॉइंट नंबर 12 में क्या बात रखी गई देख ले, समझ लेते हैं। पॉइंट नंबर 12 चल रहा है हमारा। पॉइंट नंबर 12 बहुत इजी है। इसमें लिखा गया है कि जो आपका जो मतलब कि जितना भी राइट्स है तो ये रिजर्व रखे जाएंगे कमिश्नर के पास में और एजुकेशन ऑफिसर के पास में, जो मुख्य अधिकारी जो भी रहेगा आपके ऊपर, जो सुपर अथॉरिटी उसके पास में रखे जाएंगे। और आपको हम कौन से भी बेस पर टर्मिनेट कर सकते हैं, क्योंकि ये वैकेंसी पूरी तरह से कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है और एनी टाइम आपको टर्मिनेट कर सकते हैं। कोई तरह का आपको मतलब कि पूछा नहीं आएगा कि आज हम टर्मिनेट करें, कोई भी दिन आपको हम टर्मिनेट कर सकते हैं। ये बात आप समझ लीजिए। ओके, ये पॉइंट नंबर 12 में क्लियर कट बता दिया गया है। ओके, पॉइंट नंबर 13 में क्या बात रखी गई समझ लीजिए। पॉइंट नंबर 13 में हाँ, मतलब ठीक ठाक है, तो कुछ खास नहीं है, लेकिन इसमें लिखा है कि शैक्षणिक जो आपके मतलब कि जितनी भी है, हाँ, आप फिट होना चाहिए, शारीरिक फिट होना चाहिए, एजुकेशनली भी फिट होना चाहिए। हर तरह से आप फिट होना चाहिए, जब भी आपको हम वैकेंसी पर लगाएंगे। अदरवाइज अगर फिट नहीं होते हैं तो आपको हम टर्मिनेट कर देंगे। ये बात रखी गई है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। आपको शारीरिक भी फिट होना चाहिए, मानसिक भी फिट होना चाहिए। ये तो हर जगह वैकेंसीज है। कोई और कोई तरह का मतलब कि आप में वो नहीं, बीमारी से मुराद वो नहीं कहने, मतलब कि मतलब मानसिकता मायने वो नहीं होना चाहिए। अब मानसिकता जैसे कहते हैं, जैसे कि कोई लुनेटिक नहीं होना चाहिए, मतलब पागल नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ अगर कुछ में कुछ प्रॉब्लम आता है, डिप्रेशन आता है, एंजाइटी कुछ होता है, लुनेटिक होता है, तो हम टर्मिनेट कर सकते हैं इस कंडीशन में। तो हर किसी का मामला है। ओके, ये जो खास नहीं बात, आप मतलब फिट होना चाहिए फिजिकली भी और मेंटली भी, ये बात रखी गई है। अगर ऐसा अगर नहीं पाई जाती तो आपको टर्मिनेट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 14 में क्या बात रखी गई है समझते हैं बात को। पॉइंट नंबर 14 पे कुछ खास नहीं, इसमें लिखा गया है कि जो जो आपको नियुक्ति है, ये कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, कोई तरह का टेंशन नहीं है आपको। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका मतलब कॉन्फिडेंशियल रहेगा, इसमें कुछ खास बात नहीं है। और जो सपोर्टिंग मटेरियल है तो जो भी आप दोगे तो सारी कॉन्फिडेंशियल रहेंगी, कोई टेंशन मत लीजिए, खास नहीं है। 15 पॉइंट के अंदर थोड़ा सा आप समझ लीजिए, ये टीचर के हिसाब से 15 पॉइंट ज़्यादा कुछ खास नहीं है इतना। हाँ, इसमें क्या है, जैसे कि आपको टाइम, आपको जो भी वर्क दिया जाएगा तो आपको कंप्लीट करना होगा। और आपको एक टास्क दिया जाएगा कि आपको इतने महीने में कोर्स कंप्लीट कर दीजिए, ये इतना रीजन कंप्लीट कर दीजिए, इतना टाइम में, मतलब टाइम टू टाइम आपको वर्क पूछा भी जाएगा और ये भी देखा जाएगा आपका प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें आपको देखी भी जाएंगी। इस पॉइंट का मतलब 15 पॉइंट का मतलब ये होता है कि आपको पूरा टास्क गिना जाएगा, काउंट किया जाएगा और उसके बाद में आपको एक असाइन वर्क दिया जाएगा कि आपको इतने बच्चों को पढ़ाना है, इतने इतने पीरियड लेना है, इतने ये काम करना है, आप इसको कंप्लीट कीजिए। और आपको एक तरह से चेक भी किया जाएगा, सारी चीज़ की जाएंगी। तो शॉर्ट समझ लीजिए, ऐसा कुछ खास बात नहीं है। तो हर टीचर पर लागू कानून है, ऐसा कुछ खास बात नहीं है। तो पॉइंट नंबर 16 में क्या बात रखी गई है समझ लीजिए आप। पॉइंट नंबर 16 में बाजी रखी गई है, अगर कोई टीचर हमको परमानेंट मिल जाता है, 10 से ऊपर संख्या चली जाती है, मीन्स मतलब कि 15-20 हो जाती है, तो ऐसे टीचर की कंडीशन के अंदर गवर्नमेंट मतलब परमानेंट टीचर मतलब वहाँ दे देंगे और आपको टर्मिनेट कर देंगे। ये बात रखी गई है। ओके, आफ्टर मतलब कि जब भी कोई रेगुलर टीचर आता है आपके पास में तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। कोई तरह का आपको पूछा नहीं आएगा क्यों टर्मिनेट कर दे, बस रेगुलर टीचर आ गए और आपकी छुट्टी हो गई। इस तरह से पॉइंट नंबर 16 में बात रखी गई है। लेकिन मुद्दा अब यह आता है कि आपको टर्मिनेट क्यों करे, है ना, जब परमानेंट। लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, आप भी देखा होगा, जैसे मैंने जिला परिषद स्कूल में मैंने खुद पढ़ा हूँ, जिला परिषद के अंदर पढ़ा हूँ, बाद में ऐसी मतलब सरकारी स्कूल में। आज जो स्कूल के अंदर 10 की मतलब कि 10, आज हम जब हम पढ़ा करते थे स्कूल के अंदर 90-60 का बैच हुआ करता था। बाद में धीरे धीरे ऐसा कम 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 होते जा रहे स्टूडेंट, क्या
मतलब तेज़ भी नहीं हो रहे, बाद में स्कूलें कम होती जा रही है। उसकी वजह ये है क्या, बहुत सारे पेरेंट्स और बहुत सारे जो अच्छे लोग हैं, टीचर्स भी इवन इसमें शामिल है, क्योंकि वो खुद ही नहीं चाहते उर्दू मीडियम से पढ़ाना, मराठी मीडियम से पढ़ाना, हिंदी मीडियम से पढ़ाना, जो भी आपके मीडियम है वो चाहते हैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ाए। इंग्लिश मीडियम जितनी भी स्कूल है प्राइवेट स्कूल होती है। अब जैसी अगर आप ये चीज़ को स्कूल में नहीं पढ़ाओगे तो जाहिर सी बात है स्कूल की पढ़संख्या कम हो जाएंगी। अब पढ़संख्या कम होंगी तो वहाँ क्या होगा, टीचर कम हो जाएंगे, और टीचर कम होंगे तो यही चीज़ें आएंगी, शासन निर्णय इस तरह से आएंगे क्या भाई वहाँ टेम्पररी टीचर भर्ती कर दिया जाए, क्योंकि हमको परमानेंट टीचर लगाने को नहीं पुरेगा, क्योंकि 8-9 बच्चों को पढ़ाने के लिए परमानेंट 1 लाख रुपए खर्चा हम नहीं कर सकते। 2 टीचरों पर 2 लाख रुपए, इससे बेहतर है एक टेम्पररी टीचर वर्क करेगा, एक परमानेंट टीचर वर्क करेगा। इसकी वजह, मेन वजह यही है। कुछ खामियां तो हम समझ लेंगे और कुछ खामियां गवर्नमेंट समझ लेंगी, क्योंकि इससे बेहतर ये होगा अगर ये चीज़ें गवर्नमेंट भी चाहती थी प्रोग्रेस करना, ये करना, तो परमानेंट हो सकते थे। उसकी वजह ये है, सबसे पहली मेन वजह क्या, टीचर उसको चाहते थे कि आप बच्चों को सही एजुकेशन देते और उनको परमानेंट कि जैसे कि कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते थे और उनका प्रोग्रेस सही आता तो वो भी स्कूल की पढ़ संख्या कम नहीं होती। उसकी वजह हम ही से कम पढ़ संख्या करने की वजह भी हम ही रहेंगे, उसके और कोई वो नहीं है। हाँ, अब सवाल ये उठता है गाँव में आज भी पढ़ संख्या स्कूल की अच्छी है तो वहाँ कोई बात का प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, क्यों नहीं, मतलब पढ़ संख्या मतलब कि कम क्यों नहीं हो रही है, वहाँ पर उनके पास में कॉन्वेंट स्कूल का मुद्दा नहीं है, कॉन्वेंट स्कूल नहीं है। लेकिन मैं आपको ये भी चीज़ क्लियर कर दूँ, मैं सोशलाइजेशन कंसल्टेंट हूँ। बहुत सारे मेरे पास गाँव के लोग आते हैं, वो कहते हैं कि हमको सोशलाइजेशन करना है सर। मैं बोला क्यों करना है, मैं पूछता हूँ, वो बोलते हैं कि हमको स्कूल हमारे गाँव में ओपन करना है, स्कूल चलाना है। जैसे वो कॉन्वेंट स्कूल ओपन कर देंगे तो अब इधर स्कूल ओपन होती है इंग्लिश मीडियम स्कूल, तो कोई भी माँ बाप, गरीब से गरीब माँ बाप क्या कहेंगे, हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में स्कूल पढ़ेगा। और जो अब स्कूल है तो वहाँ अब स्कूल की क्वान्टिटी डे बाय डे डिक्लाइन हो जाएंगी, और इधर मतलब कि स्कूल की मतलब कि इंक्रीज हो जाएंगी प्रोपोर्शन जो कॉन्वेंट स्कूल का, और इधर टीचर कम हो जाएगा और आप परमानेंट की तरफ चले, परमानेंट से टेम्पररी टीचर बन जाएगा उधर जाकर आप। ओके, बात समझ में आ रही, ये चीज़ रखिए। गांव में भी बहुत सारे लोग अब कॉन्वेंट स्कूल लाने की कोशिश कर रहे हैं और गांव में भी ये चीज़ होने वाली है, अनकरीब ऐसा हो रहा है। अरे गवर्नमेंट ने एक तरह का रास्ता ढूंढ ली है क्या, अब परमानेंट टीचर ना भर्ती करते हुए टेम्पररी टीचर भर्ती करना, ये भी गवर्नमेंट ने एक रास्ता ढूंढ ली है। अब नेक्स्ट थर्ड जो होगा तो इसमें वैकेंसीज जो मतलब कि 100 निकलेंगी हो सकता है, अब आपको 50-60 या 20-30 ही देखना पड़े, इतना कम रेशो हो जाएगा, क्योंकि उनके पास में रेशो कम हो गया। क्योंकि उसकी जगह पर आप टेम्पररी टीचर वर्क करेंगे तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट आप क्यों लगाएंगे परमानेंट टीचर को। ओके, वो बोलेंगे जहाँ गवर्नमेंट 10 पर एक टीचर मतलब कि दे रही थी, फॉर एग्जाम्पल 2-3 जो भी टीचर दे रही होंगे 20 पर, तो आप गवर्नमेंट बोलेंगे अब हमारे पास टेम्पररी टीचर है तो हम इसको ही मतलब यूज़ करते हैं और परमानेंट वैकेंसी की तरफ हम जाते ही नहीं है। तो इस वजह से आपको ये नेक्स्ट जो टैड होने वाला है, जब भी टैड होगा तो आपको ये चीज़ देखने आएंगी कि वैकेंसी अपने आप कम खत्म हो जाएंगी और टेम्पररी टीचर, और हो सकता है आप गवर्नमेंट टेम्पररी वैकेंसी निकालते रहे। अब आप पर डिपेंड है इसका अपोज करे या राइट्स करे। अब बहुत सारे लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है तो वो लोग अपोज कर रहे हैं या नहीं करे, अब आप पर डिपेंड है। ओके, मैं आप पॉइंट को क्लियर कर दिया हूँ मैंने सारी चीज़ें। मैं एज एक एडवोकेट के नाते सारी चीज़ क्लियर कर रहा हूँ, ना मैं किसी को ये कर रहा हूँ कि आप अपोज करना है कि नहीं करना, ये आप पर डिपेंड है। ओके, मैंने कहा कि बहुत सारे लोग वेलकम करेंगे, बहुत सारे लोग वेलकम नहीं करेंगे, उसका अपोज करेंगे, आप पर डिपेंड है, क्योंकि हर इंसान का अपना अपना राइट्स है। अब हमारा पॉइंट्स आता है, हम कहा था कि 16 पॉइंट पर जा चुके थे, हम अब 17 पॉइंट पर जा रहे हैं। हम 17 पॉइंट में लिखा है कि पर्सन को भी एक तरह का मतलब कि प्रोफेशनल इंगेज नहीं रहना चाहिए। अगर वो इंगेज पाया गया तो हम उसको टर्मिनेट कर देंगे। ये तो परमानेंट टीचर के लिए भी यही कानून लागू है क्या, वो परमानेंट टीचर भी कोई तरह का मतलब प्लॉट की बिजनेस ना करे, कोई तरह का मतलब बाहर के बिजनेस ना करे, कोई तरह का प्लॉट ना खरीदे, कोई तरह का ये ना करे, एंड कोई तरह का ऐसा अदर एक्टिविटीज़ ना करे, सिर्फ बच्चों को ही पढ़ाए, ये बात रखी गई है। कोई तरह का मतलब दुकान खोल के ना बैठे, कोई तरह के ट्यूशन क्लासेस ना ले, ताकि वो मतलब कि ऐसा ना हो जाए वो इधर क्लासेस चलाएंगा तो इधर तो मतलब कि यूज़ करने के लिए टाइम होना चाहिए इंसान के पास में, वर्किंग वगैरह एक ताकत होना चाहिए। तो इससे बेहतर है कि वो पूरी तरह से ड्यूटी इसने देना चाहिए, ये बात 17 पॉइंट में रखी गई है। ओके, अब 18 पॉइंट, 18 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेडिंग है। इन्होंने कहा कि आपको जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर अपॉइंटमेंट ले रहे हो, आप इसमें मतलब कि आप इंटरेस्टेड भी होना चाहिए, सारी चीज़ें में होना चाहिए, सारी चीज़ें आप क्लियर होना चाहिए। ओके, आप इसमें इंटरेस्ट भी दिखाना चाहिए। अब इसमें आता है 19वां पॉइंट। 19वां पॉइंट कुछ खास है आप ही के लिए, नहीं भी है, दोनों बातें हो सकती है। 19 पॉइंट के अंदर एक परमानेंट टीचर के लिए खास है, आपके लिए तो कुछ खास नहीं है। इन्होंने एक इजी तरीके बता देता हूँ, अगर कोई 2 टीचर है
जिस स्कूल में 10 है 10 से पद संख्या के अंदर, तो जो सीनियर टीचर रहेगा, अब इसमें से 2 टीचर है तो इन्होंने कहा था अगर 2 टीचर हैं और वैकेंसी से और पद संख्या 10 से कम हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो एक टीचर को मतलब ट्रांसफर कर दिया जाएगा और उसकी जगह पर टेम्पररी टीचर को लाया जाएगा। अब कौन से टीचर को ट्रांसफर किया जाएगा, इन्होंने लिखा है कि जो सीनियर टीचर है उसको पूछा जाएगा आप ट्रांसफर लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते, तो सीनियर टीचर बोलेंगे मैं ट्रांसफर लेना चाहता हूँ तो उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब दूसरी बात ये पूछी जाएंगी, सीनियर टीचर ये बोलेंगे मैं ट्रांसफर नहीं लेना चाहता हूँ तो उसमें जूनियर टीचर को ट्रांसफर कर दिया जाएगा और परमानेंट टीचर को बोलेंगे तो आप यहाँ रहिए, यहाँ पर आप यहाँ जो जूनियर टीचर रहेगा उसका जो जूनियर रहेगा उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा और उसकी जगह पर टेम्पररी टीचर को लाया जाएगा। ये बात रखी गई है। ओके, ये बात आप समझ लीजिए, ये आपके लिए पॉइंट भी है और आपके लिए नहीं भी है। ओके, अब आता है हमारा 20वां पॉइंट। 20वें पॉइंट में ये बात रखी गई है कि जो आपको बताया मैंने, इसका जो कंट्रोल ऑफ हेड रहेगा इसका, तो एजुकेशन ऑफिसर रहेगा, जो प्राइमरी एजुकेशन का ऑफिसर रहेगा वही उसका कंट्रोल करेगा, टोटली सारी चीज़ें वही करेगा। ओके, सिलेक्शन करना, टर्मिनेट करना, सारी चीज़ की। और उसके बाद ये भी बात आप क्लियर कर लीजिए, इसकी जो वैकेंसीज रहेंगी रिन्यूअल होती रही, ऐसा कुछ ही नहीं है। जैसे कि आपको 11 महीने का बॉन्ड मिलेगा, 11 महीने का हमारा छूट गया शायद, ऐसा लगता है, मुझको देख लेते कहाँ छूटा है। हाँ, या देखते हैं मतलब ये 1 साल का पॉइंट कहाँ पर है, तो इंशाल्लाह इसी में कवर करके देख लेंगे कहाँ है, देख लेंगे, ढूंढ लेंगे, फिक्र मत कीजिए। नंबर 2 आता है, इन्होंने ये बात क्लियर किया है कि अगर पद संख्या 10 से ज़्यादा होती है तो आपको पेमेंट उतनी दी जाएंगी, ऐसे बढ़ाई नहीं आएंगे। हो सकता है आप बोलेंगे सर पद संख्या बढ़ गई तो हमको पेमेंट भी बढ़ जाएंगी, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पॉइंट नंबर हम आते हैं 21 पर। 21 भी हो चुका हमारा, सेम टू सेम 22 भी वही है कि भाई जो भी आपको मतलब कि सारी चीज़ें हैं दिए जाएगा। अब आपको ये चीज़ बताना चाह रहा था कि आपका रिन्यूअल का कहाँ पर पॉइंट छूट गया हमारा, देख लेता हूँ मैं। पॉइंट नंबर 3 में छूट गया था हमारा रिन्यूअल पॉइंट। इन्होंने लिखा है जर सुरुवातीला नियुक्तीसाठी कालावधी 1 वर्षासाठी असेल, परंतु इन्होंने लिखा है त्यानुसार गुणवत्ता व योग्यतानुसार द्वारा, मतलब कि ये लिखा है कि उन्होंने जो भी मतलब शुरुआत में आपको 1 ही साल का आपको मिलेगा, आई मीन 11 महीने का बॉन्ड जिसे कहते हैं, यानी 1 एकेडमिक ईयर जिसे काउंट किया जाएगा, 1 एकेडमिक ईयर ही काउंट किया जाएगा और उसके बाद में 1 एकेडमिक ईयर के बाद में आपको रिन्यूअल कर दिया जाएगा, ऐसा बात लिखी है। और हर साल रिन्यूअल करते रहेंगे, ऐसे बात इन्होंने लिखा है कि हर साल आपको रिन्यूअल हम करते रहेंगे। अब कितने साल भी आपको जॉब रह सकती है, हर साल रिन्यूअल करते रहेंगे आपको, ये बात रखी गई है। ये पॉइंट नंबर 3 में लिखी गई थी बातें, ये मैंने शायद हमारे से छूट गया क्या, मैं दोबारा से आपको क्लियर कर दिया। पॉइंट नंबर 3 में ये बात रखी गई है। यानी 1 एकेडमिक ईयर पकड़ा जाएगा और हर एकेडमिक ईयर पर रिन्यूअल आपको कर दिया जाएगा कि आप आज से ज्वाइन हुए। जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल आप 23 में ज्वाइन हुए तो आपको 24 में हमेशा न्यू ऑर्डर दिया जाएगा। आप 24 में ज्वाइन हुए, जैसे आप मतलब 24 खत्म होता है तो 25 में दिया जाएगा कि आप 25 में ज्वाइन हुए, तो ताकि आप ऐसा ना बोल सके कि सर हम तो 10 साल सर्विस करेंगे, आपको 10 साल सर्विस नहीं काउंट किया, आपको हर साल की सर्विस काउंट की जाएंगी, ये बात रखी गई है। अब मेरी बात पूरी समझ में आ गई होंगी आपके। अगर आपको कुछ पूछना हो, ये शासन निर्णय है, ये आया है, आप देख सकते हैं ये शासन निर्णय को। ओके, ये यहाँ पर चेक कर सकते हैं वेबसाइट पर। अब इसमें सारी चीज़ मैं इंशाल्लाह कवर कर दिया, कुछ रह गया होगा तो आप मुझको पूछ सकते हैं। आपको एंड में एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, मैंने मेरे YouTube चैनल पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिया हूँ मार्ट टीईटी के ताल्लुक से, सीटीटी के ताल्लुक से, डोर सर्टिफिकेट के ताल्लुक से, क्या डोर सर्टिफिकेट का मार्ट टीईटी में क्या इंपॉर्टेंस है वो आप चेक कर सकते हैं। आप अगर ये देखोगे सीटीटी की शेड्यूल दिया हो, मार्ट टीईटी का बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया हो, सारी चीज़ें इंशाल्लाह मेरी वीडियो को जाके आप चेक कीजिए। मार्ट टीईटी के ताल्लुक से बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन दिया हो, उसके बाद सीटीटी का शेड्यूल, बाद मार्ट सीटीटी का शेड्यूल दिया हुआ है, डोज का इंपॉर्टेंट दिया हो, मार्ट टीईटी में क्या इंपॉर्टेंट है, भाई डोज सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, नेशनल सर्टिफिकेट का आपका ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है या फेक बना है, तो आप कैसा चेक करें, वो 45 मिनट का वीडियो बना है, वो जाके चेक कर सकते हैं। इनकम सर्टिफिकेट कैसा बना है, बाद में फीस, और दूसरा वीडियो आई मीन्स गवर्नमेंट डिसीजन के मुताबिक गर्ल्स के लिए, आप पेरेंट्स हो या टीचर हो या कोई भी आपका भाई बहन हो, अगर वो आपके मतलब कि मेरा ये एक वीडियो ज़रूर देखें कौन सा गवर्नमेंट डिसीजन के मुताबिक फ्री एजुकेशन लड़कियों को दे रही है गवर्नमेंट, तो उसके बारे में मैंने क्या बताया है। आप 44 मिनट 8 सेकंड का वीडियो देखिए, आप इस वीडियो को वायरल करें ताकि किसी गरीब बच्ची का एजुकेशन हासिल कर सके। लेकिन आप कब करोगे, जब मेरा पूरा वीडियो देखने के बाद वायरल करें, या फिर उसके अगर आप पूरा नहीं देख पाए तो किसी और को वीडियो सेंड कीजिए ताकि आपका फ़ायदा हो सके, आपके मतलब बहन का फ़ायदा हो सके, आपके रिश्तेदारों का फ़ायदा हो सके और आपके अड़ोस पड़ोस में फ़ायदा हो सके। जब गवर्नमेंट दे रही है डिसीजन के मुताबिक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन लड़कियों को, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है हम किसी की मदद कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।